नमस्कार व्यूवर्स। तो मैं प्रमुख खबरों के साथ आज शुरू होती हूँ आपके साथ। जो कल की तारीख में जो सबसे प्रमुख मुद्दा उभर के आया या खबर उभर के आई, उसमें एक तो फ़ारूक अब्दुल्ला साहब का बयान था। दूसरा हाथरस कांड में कल लखनऊ ब्रांच में पेशी हुई, और एक और मुद्दा अर्नब का सामने आया, और साथ में जो है बिहार इलेक्शन तो है। तो मैं सबसे पहले फ़ारूक अब्दुल्ला साहब से शुरू करूंगी। फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जो कि धारा 370A और 370 और 35A के हटने के साथ जो है वो 5 अगस्त के आसपास से जो है वो कश्मीर में जो है नज़रबंद थे, और उनकी नज़रबंदी अभी हाल में ही हटी है। और नज़रबंदी हटते ही उन्होंने फिर सनसनीखेज बयान दे दिया कि हमने कभी भी जो है धारा 370 और 335A का हमने कभी उनका हटाया जाना कभी स्वीकार किया ही नहीं है, और हम धारा 370 और 35A के सदैव पक्ष में थे, हैं और रहेंगे। इसके लिए उन्होंने जो है कहा कि अगर 370 और 35A की बहाली नहीं होगी तो वो चीन से सहयोग लेंगे और चीन के साथ हाथ मिलाएंगे। और ये उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य दिया, और वो उन्होंने ये कहा कि चीन और कश्मीरी दोनों ही इस धारा 370A के हटने से जो है नाखुश हैं। चीन इसीलिए जो है लद्दाख और लेह सीमा पर जो है वो इतनी गुस्ताखियाँ इसीलिए कर रहा है क्योंकि धारा 370A हटा दिया गया है, 370 हटा दिया गया है, 35A हटा दिया गया है, और साथ में कश्मीरी जनता भी नाखुश है। तो सवाल ये उठता है फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने ऐसा बयान दे कैसे दिया। फ़ारूक अब्दुल्ला साहब का ये बयान तो बिल्कुल देशद्रोही बयान है। उन पर सडक्शन का आरोप क्यों नहीं चार्ज किया जाता है? उनको वो देशद्रोही हैं। पहले उन्होंने पाकिस्तान के शय पे जो है कश्मीर में आतंकवाद को, पत्थरबाजों को प्रमोट किया। अब जब वो चीज़ थोड़ी सी कंट्रोल में आई है तो अब वो चीन के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं, और चीन के साथ उनका याराना दिख रहा है, चीन के साथ उनकी दोस्ती दिख रही है। ऐसे आस्तीन के सांपों का क्या किया जाए भला, आप ही बताइए। क्या इनको इस तरीके से खुलेआम छोड़ देना चाहिए, इन आस्तीनों को, सांप को? ये सरासर देशद्रोही हैं। कितने साल तक इन्होंने मुख्यमंत्री बनकर इनके पिता ने और इन्होंने राज किया, और आज ये इसका ये सिला दे रहे हैं कि वो कश्मीर को आज़ाद करने के, कश्मीर को एक स्वतंत्र देश राज्य बनाने के सपने बुन रहे हैं, और वहाँ पे अपनी हुकूमत करने के सपने बुन रहे हैं, और इसके तहत वो 370 और 35A का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं हमने कभी ये स्वीकार किया ही नहीं। इतनी गुस्ताखी इनकी, इतनी हिम्मत बढ़ गई। कौन शय दे रहा है इनको? कौन है? क्यों नहीं इनके विरुद्ध कार्रवाई होती? ये खुले सांड की तरह आस्तीन के सांप क्यों घूम रहे हैं? ये जो चीन को अपने माई बाप समझ रहे हैं, चीन को अपना आका समझ रहे हैं, चीन को अपना सर्वे सर्वा समझ रहे हैं, और उनके साथ जो है याराना दिखा रहे हैं, तो इनकी इस तरह से हिम्मत हो क्यों जाती है? मौजूदा सरकार इनके अगेंस्ट कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्या इस तरह की बयानबाजी से मौजूदा सरकार को पॉलिटिकल माइलेज मिलता है, या फिर वो इसका इनके इन बयानों का लाभ उठाते हैं अपने लिए, जो जिसे हम पॉलिटिकल माइलेज भी कह सकते हैं, वो लेते हैं, जो इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है? तो मैंने सुना कि कुछ बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि शीघ्र ही इनके विरुद्ध फिर से कार्रवाई की जाएगी, और ये फिर इस प्रकार से फिर से ये जो है हिरासत में होंगे। तो बात ये है कि ये कहते हैं कि जो है ये अब नेशनल कांग्रेस यानी NS पे जो है पे बात आई कि भाई आपके पार्टी का व्यक्ति इस प्रकार का बयान दे रहा है, तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया NS ने कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये उनका निजी बयान है, ये पार्टी का कोई बयान नहीं। अरे इतने शीर्ष के नेता फ़ारूक अब्दुल्ला, कश्मीर के जो है एक कश्मीर की एक
हस्ती हैं, वो कश्मीर पे हुकूमत किया, कश्मीर का के शहंशाह हैं वो समझिए, और वो इस तरह सा वक्तव्य देते हैं और पार्टी पल्ला झाड़ लेती है कि उनका व्यक्तिगत बयान है। हम तो कहेंगे ये पार्टी जो है नेशनल कांग्रेस नहीं, ये एंटी नेशनल कांग्रेस है और ये देशद्रोही पार्टी है जिसका प्रमुख लीडर इस प्रकार की बयानबाजी करता है। अब दूसरा मामला ये आ रहा है कि हाथरस में जो है लखनऊ ब्रांच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ ब्रांच में उनकी सुनवाई हुई, जहां पीड़िता के परिवार ने कहा कि वो सुरक्षित नहीं है, उनको सुरक्षा दिया जाए कोर्ट में पहुंचने तक का। तो एडीजी और एसडीएम के साथ वो सुरक्षा के साथ कोर्ट में पहुंचे, जहां उन्होंने अपना बयान दिया कोर्ट को, और जो है उन्होंने प्रमुखता से जो बात कही वो कही कि क्या कहते हैं, जो चीज़ उभर के आई कि लखनऊ ब्रांच की कोर्ट ने जो है पुलिस और योगी सरकार की पुलिस और प्रशासन की क्लास ली कि भाई क्यों आपने इतनी गैर जिम्मेदारी दिखाई, क्यों आपने परिवार वालों को अंत्येष्टि का मौका नहीं दिया, परिवार वालों के सम्मुख उनकी रजामंदी से सुबह के समय अंत्येष्टि क्यों नहीं की। इस पर उन्होंने यूपी प्रशासन और पुलिस को जो है वो एडीजी को आड़े हाथ लिया, और इसके तहत जो है पीड़िता के परिवार से 5 सदस्य पहुंचे थे, और जो है एक तरफ पीड़िता का परिवार लखनऊ ब्रांच में जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ ब्रांच में पहुंची, दूसरी तरफ सीबीआई जो है हाथरस पहुंची अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो कल के दिन में ही जो है पीड़िता के परिवार ने ये मांग किया कि जो है उनका जो ये केस है वो दूसरे राज्य को सौंप दिया जाए, जिस प्रकार कठुआ कांड का जो है जम्मू कश्मीर के बाहर सौंप दिया गया था। उन्होंने कहा उनको योगी सरकार पे भरोसा नहीं है, तो उनका केस किसी दूसरे राज्य को दे दिया जाए। दूसरा उन्होंने मांग किया कि सीबीआई जो भी जांचें कर रही हैं उनको जब तक पूर्ण जांच नहीं हो जाता तब तक उन जांचों को से जो बातें निकल के आ रही हैं उसको पूर्ण गोपनीय रखा जाए, क्योंकि अगर वो जांच को क्लोज करेंगे तो उससे जो है आरोपी परिवार सचेत हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो है उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए, जो कि सीएम ने आश्वासन दे दिया कि हाँ उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। और उन्होंने तीसरा वो उनके पक्ष ने जो है पीड़िता के परिवार ने कहा कि वो अंत्येष्टि को लेकर बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं। तो 2 नवंबर की अगली तारीख कोर्ट ने लखनऊ ब्रांच ने दे दिया है, जिसमें प्रमुख ये अंत्येष्टि ही मामले में कि इतने आनन फानन में अंत्येष्टि क्यों हुई, परिवार वालों की रजामंदी और उनकी उपस्थिति में अंत्येष्टि क्यों नहीं हुई, इस पर विस्तृत और बृहद चर्चा जो है वो 2 नवंबर को अगली सुनवाई में होगी। अब जो है इस संबंध में कल फिर राहुल गांधी का बयान आया। उन्होंने कहा कि मुझे पीड़ित परिवार से पहले दिन नहीं मिलने दिया गया, मुझे रोक लिया गया, मुझे हिरासत में ले लिया जाए, मुझे क्यों नहीं जाने दिया गया। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं दूसरी बार जब पीड़िता के परिवार से मिला तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि उनके साथ न्याय किया जाएगा, हम उनके साथ हैं, और योगी सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही तो हम आपके साथ हैं। पीड़िता के परिवार ने साथ में ये भी कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनसे अभी तक कोई मुलाकात का प्रस्ताव नहीं रखा है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो पीड़िता का अस्थि विसर्जन तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उनको न्याय नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ जो हाथरस केस में ही उभर के आ रही है वो है नकली भाभी। नकली भाभी ये कौन है? ये नागपुर से आई थी। ये 6 जो है पेशे से डॉक्टर हैं, और ये पीड़िता के परिवार में पहुंची थी। उन्होंने अपना बयान दिया, पत्रकारों को, खबरनवीसों को अपना बयान दिया कि वो हाथरस गई थी, वो पीड़िता के परिवार के साथ थी, लेकिन वो घूंघट वाली महिला वो नहीं थी, मैं तो कभी घूंघट पहनती ही नहीं हूँ। उन्होंने कहा मैं पीड़िता, इससे पहले जब कठुआ कांड हुआ, उन्नाव कांड हुआ, तब भी मेरा खून खौला था और मैं उनके साथ जाने की मैंने पुरजोर कोशिश की, पर मैं जा नहीं पाई। उन्होंने कुछ व्यक्तिगत कारण बताए उसके लिए कि वो क्यों नहीं जा पाई। तो उन्होंने कहा कि वो अपनी नौकरी तक को दांव पे लगा के जो है पीड़िता के साथ खड़ी हुई है और मैं वहाँ जाके बैठी, लेकिन वो घूंघट वाली महिला मैं नहीं हूँ।
तो ये जो कहा जा रहा है कि ये नक्सली है और इन पे आरोप लगाया जा रहा है कि ये नक्सली उन्माद फैलाने के उद्देश्य से जो है हाथरस में आई थी, ये कितना सच है और कितना झूठ है ये अभी जांच का विषय है। फिलहाल उन्होंने साफ इनकार किया कि वो पेशे से डॉक्टर हैं, वो घूंघट की आड़ में नहीं थी, वो घूंघट में नहीं थी, वो खुले आम थी वहाँ। और उनके पीठ पीछे पत्रकारों ने क्या बनाया, क्या संबोधित किया, किस तरीके से प्रस्तुत किया, ये वो कुछ भी नहीं जानती। हाँ, वो हाथरस मामले में पीड़िता को और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए हाथरस में गई थी और उनके परिवार के साथ जो है वो थी और वो वहाँ बैठी थी और वो 16 सितंबर से 22 सितंबर तक वहाँ रही और जो है उन्होंने जो है पीड़िता के परिवार को जो है कहा कि कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो चाहे ना खड़ा हो, मैं तुम्हारे साथ जो है आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी नौकरी भी दांव में लगा दी जाए। तो हाथरस कांड को ये जो एक नक्सली साजिश की का रूप इस घूंघट वाली भाभी के आड़ में देने की कोशिश की जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है ये वक्त बताएगा। अब तीसरी चीज़ जो प्रमुख रूप से उभर कर आई है वो है कल की खबरों में अर्नब गोस्वामी को लेके, जैसा कि आप सभी ने सुना और अब तक बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो गए हैं कि अर्नब गोस्वामी फेक पत्रकारिता तो कर ही रहे थे, उसके साथ साथ वो फेक टीआरपी भी कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने फेक टीआरपी जो टीआरपी मीटर होता है उनको मैनिपुलेट किया, वहाँ हंसा कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ हाथ मिलाया और हाउस होल्ड को 400-500 रुपये में बेच के जो है 24 घंटे रिपब्लिक टीवी ऑन करने के लिए उन्हें जो है ख़रीद लिया और उन्हें मैनिपुलेट किया। इन सब के बाद जो चीज़ उभर के आई है वो ये है कि कुछ बड़ी कंपनियां जिनमें पार्ले जी और बजाज हैं, उन्होंने जो है वो इस प्रकार की फेक टीआरपी और फेक न्यूज़ और हेटिज्म को फैलाने हेट स्पीच देने वाले, जातिवाद, नक्सलवाद और सामुदायिक सौहार्द को भड़काने को ख़त्म करने वाले जो न्यूज़ देते हैं उस प्रकार के लोगों को वो अपने विज्ञापन नहीं देंगे, यानी कि उनको प्रमोट नहीं करेंगे। तो इसमें बजाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री तो पहले से ही था, तो पार्ले जी भी ग्रुप में इस ग्रुप में आया कि वो इस प्रकार के चैनलों का बहिष्कार करेंगे और ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस प्रकार के फेक खबरों का और देश का माहौल ख़राब करने वाली खबरों को प्रमोट करने वाले लोगों को का बहिष्कार करेंगे। ये प्रेरणा इनको मिली अमेरिका से। अमेरिका में वहाँ एक मुहिम चल रही है, वहाँ के बहुत सारे जो है उद्योगपति इसके पीछे आए हैं। उन्होंने ये चीज़ कहा है कि स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट। तो यानी कि जो मीडिया अपने प्रॉफिट के लिए हेट जो है वो प्रसारित कर रहा है, जो है उन्हें जो है रोका जाए। तो ये सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, ये सब किससे चलते हैं? एडवर्टाइजमेंट से चलते हैं। एडवर्टाइजमेंट कहाँ से मिलती है? प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ और अदर इंडस्ट्रीज़ और अदर जो आपके कॉरपोरेट जगत है उनसे मिलती है। अगर कॉरपोरेट जगत चाहे तो इन फेक न्यूज़ और फेक टीआरपी वालों की जो है बैंड बजा सकती है और जो इस प्रकार से प्रसारित करते हैं उनकी बैंड बजा सकती है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे इफ़ एंड बट्स हैं, किंतु परंतु हैं। तो फ़िलहाल तो अपने देश में बजाज और पार्ले जी ही आगे आए हैं और बहुत से इंडस्ट्रीज़ को, कॉरपोरेट जगत को इस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए इस क्षेत्र में आगे आने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि ये सब क्यों करते हैं? फाइनेंस के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं। जहाँ पैसा मिलना बंद हुआ, इनकी बोलती अपने आप बंद हो जाएगी और सच्ची पत्रकारिता जो है आपको और हमें देखने को मिलेगी। तीसरी चीज़ जो इस समय जो है आपका सुर्खियों में है वो है बिहार चुनाव। बिहार चुनाव वाकई बहुत दिलचस्प चुनाव हो रहा है इस बार। और बिहार चुनाव में जो है जैसा कि
एनडीए ने कह दिया है कि उनका सीएम जो है नीतीश भारद्वाज ही होंगे, और जो नीतीश भारद्वाज को अपना सीएम मानने से इनकार कर रहे हैं तो वो उनके लिए एनडीए में कोई स्थान नहीं है। तो इस तहत जो है बीजेपी ने 9 बागी नेताओं को जो है बाहर निकाला और 6 साल के लिए उनको निलंबित कर दिया गया है। और ये 6 बागी नेताओं ने एलपीजी के साथ यानी कि रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान की पार्टी से हाथ मिला लिया और उनको वहाँ से टिकट भी मिल गया है। इनमें जो है एक रामेश्वर चौरसिया, अजय प्रताप, रविंद्र यादव ये प्रमुख हैं और ये एलपीजी के साथ मिल गए हैं। और इस प्रकार से 9 लोग और हैं और इन्हें पार्टी ने 6 साल के लिए जो है निष्कासित कर दिया। और ये नीतीश भारद्वाज को ये मैसेज भी दिया है कि देखिए जो आपको सीएम मानने को तैयार नहीं है उनके साथ पार्टी जो है कितना स्टैंड ले रही है और एनडीए जो है की छवि खराब हो रही है, एनडीए में अनुशासनहीनता आ रही है। और इस अनुशासनहीनता को ख़त्म करने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए ही उन्होंने 9 जो है बागी बीजेपी नेताओं जो कि आरएसएस को बिलोंग करते हैं और लंबे समय से आरएसएस के साथ जुड़े हुए एक सक्रिय राजनीति में एक कद्दावर नेता की तरह थे, वो निलंबित कर दिए गए। अब जो और चीज़ जो उभर के बिहार चुनाव में आ रही है वो ये है कि जो है नीतीश भारद्वाज ने अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया है। हालांकि ये इलेक्शन कैंपेन जो है वर्चुअल है, वो वर्चुअल मीडिया से के जरिए जो है प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं, कौन कहता है बिहार में विकास नहीं हुआ है, बिहार वो कहते हैं बिहार में डबल डिजिट विकास हुआ है। ये तो बिहार की जनता ही और ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करने वाले बेहतर बता सकते हैं कि बिहार का कितना डबल डिजिट में विकास हुआ है। वो कहते हैं 10% विकास हुआ है। जहाँ जब उनसे पूछा गया बेरोजगारी के तो उन कहते हैं कौन सा देश है जहाँ सरकारी नौकरी सभी लोगों को मिल जा रही है। और दुनिया का कोई भी कोना देख लो, सरकारी नौकरी सबको नहीं मिलती, सरकारी नौकरी का प्रतिशत बहुत कम है, नौकरी तो बाहरी सेक्टर में ही है। तो उसके लिए सरकार उतना जिम्मेदार नहीं है। मौलाना मौजूदा कोरोना काल में नौकरियां वैसे भी बहुत ख़त्म हुई हैं कोरोना के चलते। तो उन्होंने इस तरह से पल्ला झाड़ लिया कि दुनिया के में कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां सभी लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है। तो इस बेरोजगारी के प्रश्न से उन्होंने इस प्रकार से पल्ला झाड़ा, कोरोना काल पे अपना जो है आधा ब्लेम उस पर मर दिया। साथ में उन्होंने ये बिहार के चुनावी दंगल में है जो है तेजस्वी भव बिहार का नारा भी स्लोगन सुनने को मिल रहा है। और तेजस्वी यादव की पार्टी आरएलडी जो है इस बार तेजस्वी तय है करके नारेबाजी चल रही है। दूसरा जीतन मांझी जो नीतीश सरकार ने 15 साल तक सरकार में रहे, नीतीश सरकार के 15 साल का बीच में कुछ समय 2014 से पहले का कुछ 10-11 महीने जो है वो शासन उन्होंने छोड़ा किन्हीं कारणों से और उन्होंने अपनी सत्ता देवेंद्र मांझी को जीतन राम मांझी को सौंपी। वो जीतन राम मांझी जो है इस बार इमामगंज से खड़े हो रहे हैं और जीतन राम मांझी को सिर्फ अपना ही चुनावी अपनी ही नैया पार नहीं लगानी है, साथ में उनकी समधन ज्योति मांझी और उनके दामाद देवेंद्र मांझी भी जो है चुनाव पे खड़े हुए हैं। तो उनको जिताने का जिम्मा भी जो है जीतन राम मांझी के मत्थे हैं। तो इसमें वहाँ जो है चुनावी उसमें जो है प्रचार में जो है एक गाना भी प्रचलित हुआ है, बटुआ मांगे समधिन दामाद का, मांझी बटुआ मांगे समधिन और दामाद का। और इस तरीके से वहाँ प्रचार प्रसार हो रहा है। तो ये तो हो गया बिहार इलेक्शन पे। और कुछ छुटपुट और भी खबरें आई, जैसे गोंडा, यूपी के गोंडा में जो है परसों जो है मंदिर परिसर के अंदर घुसकर एक पुजारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और जो है और उसकी जो है स्पॉट पे ही मौके वारदात पे ही जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो इस पे लेके जो बीजेपी वाले गहलोत सरकार पे नरौली पुजारी कांड पे उंगलियां उठा रहे थे, उसको लेके उनको गिरफ्त में लिया कि भाई तुम्हारे गोंडा में क्या हो रहा है। और इसके साथ ही जो है झांसी में बलात्कार की घटना हुई और बलरामपुर की तो पहले ही हो चुकी थी और हाथरस की तो चली रही है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में और बहुत
किरकिरी कर रही है सरकार की, तो ये सबको भी उन्होंने आड़े हाथ लिया। और अशोक गहलोत ने प्रमुख रूप से जो है वो गोंडा में जो है पुजारी की इस प्रकार की हत्या पर जो है योगी सरकार को आड़े हाथ, योगी सरकार एक सन्यासी होते हुए पुजारियों को तक प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, ऐसा वो वक्तव्य देकर जो है सामने आए और अपनी सरकार के लिए अपने राज्य में जो हुआ उस पर वो खामोश हैं। तो फिल्म में दूसरी जो खबर आ रही है अर्नब गोस्वामी को लेके कि अर्नब गोस्वामी ने फिल्म इंडस्ट्री ने जो है संपूर्ण फिल्म इंडस्ट्री जो है अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट खड़ी हो गई है। 34 प्रोडक्शन कंपनियां हैं जो है वो फिल्म इंडस्ट्री की, वो जो है अर्नब पर मुकदमा ठोक दिया है। और इनमें बहुत जानी मानी हस्तियां हैं, प्रोडक्शन कंपनी है जिसमें करण जौहर का प्रोडक्शन है, शाहरुख खान का प्रोडक्शन है, सलमान खान का प्रोडक्शन है, आमिर खान का प्रोडक्शन है, और हिंदुओं में जो है आपका अजय देवगन का भी प्रोडक्शन है, अक्षय कुमार का प्रोडक्शन है। तो इस प्रकार से 34 प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिन्होंने अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट केस थोप दिया है। तो अर्नब गोस्वामी को इन फिल्म इंडस्ट्री वालों की, कंगना रनावत को फेवर करना और ड्रग्स के सिलसिले में और इनको करण जौहर और इन्हें आड़े हाथ लेना जो है बहुत महंगा पड़ गया है। 34 प्रोडक्शन कंपनियों ने अर्नब गोस्वामी के पर केस ठोक दिया है। कांग्रेस पहले से ही खार में थी क्योंकि कांग्रेस सरकार की पालघर कांड में अर्नब गोस्वामी ने बहुत थू की और बहुत ज़्यादा उद्धव सरकार को और शिवसेना को लताड़ा। तो अर्नब सरकार और उद्धव सरकार और शिवसेना जो है अपनी तरीके से वो अपने ढंग से जो है अपनी स्टाइल में अर्नब को सबक सुखाने पे तुली हुई है। और तीसरी जो है कांग्रेस जो कि कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से जो शिवसेना सरकार में है, उसमें कांग्रेस सरकार की सोनिया गांधी को भी एंटोनियो मानियो कह के बहुत चीखम चिल्ला करके अर्नब सरकार ने अपने विरोधी बना लिया है। तो इस समय अर्नब गोस्वामी बहुत मुश्किल में है, बहुत शिकंजे में फंसे हुए हैं चारों तरफ से। देखिए वो अपने आप को किस तरह से बचाते हैं। फिलहाल अब तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि अर्नब गोस्वामी हिरासत में हैं। तो ये आज की कल और आज और परसों तक की प्रमुख खबरें और जो हैं जो लाइमलाइट पे हैं वो भी। दूसरा एक और बयान आया राजनाथ सिंह का, हमारे राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो है चीन एक मिशन के तहत भारत की सीमा पर जो है वो कार्रवाई कर रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान एक मिशन के तहत करता था तो चीन भी एक मिशन के तहत कार्रवाई कर रहा है। और पाकिस्तान जो है भारतीय सेना अपना मनोबल ऊपर रखेगी, भारतीय सेना अपनी जो है सामर्थ्य सीमा पे दिखाएगी और सेना के लोगों का मनोबल हमेशा उनका ऊंचा करेगी। और सेना के इस का जो है मनोबल करने के लिए चिनूक और ग्लोबस्टर C-17 ग्लोबस्टर जो हैं वो पहले से ही वहाँ अपना उड़ाने भर के जो है सेना का मनोबल ऊंचा कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल होपफुली फिर कल मिलेंगे और आप लोगों से चर्चा करेंगे लेटेस्ट विषयों पे और अपने तरीके से प्रस्तुत करूंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। एक बार फिर से मैं आपसे अपील करना चाहूँगी कि आपको मेरा बोलना, मेरे को सुनना पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को अपने ग्रुप्स में और मेरा उत्साहवर्धन कीजिए ताकि मैं नित आपके सम्मुख इसी प्रकार से आती रहूँ। और इसके लिए आपके सहयोग और आपके उत्साहवर्धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तब तक के लिए